Good morning, students. Good morning, students. Good morning. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning. नींद खुल गई कि नींद आ रही है अभी भी? Are you feeling sleepy? चलिए मत जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए, I have shared the screen. Please see. We were studying last topic, क्या पढ़ रहे थे? अच्छा ये बताइए। Come on, last topic, what we were studying? Law of diminishing marginal utility or fundamental Yes. of satisfaction. Yes. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेज कि व्हेन वी कंज्यूम, जब हम किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी को हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। धीरे धीरे क्या होने लगती है बताइए, धीरे धीरे क्या होने लगती है? कम ऑन स्पीक। हाँ, डिक्रीज होने लगती है। यानी हम किसी भी चीज को अगर बार बार कंज्यूम करेंगे तो एक पॉइंट आएगा जिससे हम उस कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा एंड फाइनली नेगेटिव।
इज इट क्लियर? समझ में आया? हमने Yes, ये ma'am. पढ़ा था मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का दूसरा नाम है फंडामेंटल लॉ ऑफ सैटिस्फैक्शन, यानी दिस इज द बेसिक साइकोलॉजी व्हिच हैपेंस विद ईच वन ऑफ अस, जो सबके साथ होती है। हमने इसके कुछ एजम्पशंस पढ़े थे, स्क्रीन पर देख लीजिए। पहला एजम्पशन था कंजम्पशन शुड बी कंटिन्यूअस। लॉ तभी अप्लाई करता है जब आप कंजम्पशन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में करते हैं। आज दाल चावल खाए, फिर एक महीने बाद दाल चावल खाए, तो दिस लॉ विल नॉट वर्क। This law works if you consume certain commodity regularly or within the short period of time. फिर आते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स का कंजम्पशन होना चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट्स का कंजम्पशन यानी हर बार जब भी हम कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका साइज, टेस्ट सेम होना चाहिए। Then only the law of diminishing marginal utility will work. स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब ये भी है कि 1 स्पून ऑफ टी या 1 स्पून ऑफ मिल्क या 1 स्पून ऑफ आमरस नहीं होना चाहिए। इट शुड बी द स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यानी यू कैन से इट शुड नॉट बी वेरी लेस, इट शुड नॉट बी सो मच। हर बार शेप, साइज, टेक्सचर, टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज कंज्यूमर बिहेव्स रैशनली। ये मान के चलते ये एजम्पशन होता है कि कंज्यूमर सोच समझकर खर्च करता है। कंज्यूमर्स बिहेवियर इज नॉट इम्पल्सिव। इम्पल्सिव मतलब कोई चीज देखी और उस पर पैसा खर्च कर देना, ऐसा कंज्यूमर का बिहेवियर नहीं है। ही थिंक्स वाइजली बिफोर स्पेंडिंग। अंडरस्टूड? क्लियर? चलिए, ओपन योर एडिशनल पैम्पलेट जो आपको मिला है, पेज नंबर is 8. Open additional pamphlet, page number 8. खोलिए सबने? चलिए, तो इसमें है assumptions हमने पढ़े हैं। आते हैं limitations और exceptions of law of diminishing marginal utility। कहाँ पर law of diminishing marginal utility apply नहीं होता है? Understood? क्या कहा गया है? Exceptions to law of marginal utility मतलब the point, the cases where this law will not apply। तो सबसे पहली चीज है following are the exceptions। dissimilar units, right? हमने पढ़ा है कि units should be of the same size or standard size। अगर क्या है dissimilar units, लिखने की जरूरत नहीं है, it is already there, ठीक है, don't write। तो dissimilar units मतलब every time अगर आप unit जो consume कर रहे हो उसकी size या taste अलग अलग है तो law of diminishing marginal utility apply करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी बता दो। करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्या हुआ सुजल? अगर हर बार आप रसगुल्ला, पहले आपने छोटा सा रसगुल्ला खाया फिर बहुत बड़ा रसगुल्ला खाया तो सैटिस्फैक्शन तो ऑब्वियसली ज्यादा मिलेगा। पर हमारा लॉ तो कहता है कि जब हम ज्यादा से ज्यादा कोई चीज कंज्यूम करेंगे तो सैटिस्फैक्शन क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो इफ यू आर कंज्यूमिंग डिसिमिलर यूनिट्स यानी हर बार साइज और टेस्ट और टेक्सचर अलग अलग है किसी यूनिट का, तो इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विल नॉट अप्लाई। क्लियर? नेक्स्ट इज वेरी स्मॉल यूनिट्स। It is assumed that law is applicable if all the units of commodity are standard size। सेम चीज वापस कही है कि law of diminishing marginal utility तभी अप्लाई होता है जब क्या है, आप जो कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो उसकी साइज क्या है? उसकी साइज एक स्टैंडर्ड साइज है, नॉट अ स्पून ऑफ आमरस। समझ में आया? नॉट अ स्पून ऑफ दाल चावल। अंडरस्टूड? क्लियर है? समझ में आया? स्टैंडर्ड साइज यानी बहुत छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा भी नहीं। Yes. Next is
टू लॉन्ग टाइम इंटरवल, ये भी हमने assumption में लिखा है। टू लॉन्ग टाइम इंटरवल यानी आज आप कोई चीज खा रहे हो या कंज्यूम कर रहे हो और फिर आप एक महीने बाद उस चीज को कंज्यूम करोगे, तो क्या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होगा? यस और नो? नो। No, very good. Why? Because the time interval should be very short. टाइम इंटरवल कम होना चाहिए। लॉन्ग ड्यूरेशंस में लॉ ऑफ DMU अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट इज रेयर कलेक्शन और हॉबीज। राइट, हॉबीज को आप जितना परस्यू करेंगे उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। राइट, किसी की हॉबी है पेंटिंग करना, तो क्या सीनरीज बनाना, तो जितनी ज्यादा वो पेंटिंग करेगा उसे सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा। किसी की हॉबी है रेयर कॉइन्स कलेक्ट करना, रेयर यानी जो कीमती चीजें कलेक्ट करना, पुरानी चीजें कलेक्ट करना, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा अगर कंज्यूम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर उसे परस्यू करेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा रेयर कॉइन्स मिलने लगेंगे तो आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। तो law of DMU does not apply in the case of hobbies, because if you pursue hobbies more and more, you will get more and more satisfaction. Understood? समझ में आई बात? किसी की हॉबी होती थी स्टैम्प्स कलेक्ट करना, कॉइन्स कलेक्ट करना, फॉरेन नोट्स कलेक्ट, फॉरेन करेंसी कलेक्ट करना, तो उसमें अगर हम ज्यादा से ज्यादा अपनी हॉबी परस्यू करेंगे तो सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा कि कम होगा? जल्दी बता दो। बढ़ेगा। बढ़ेगा। वेरी गुड, यस। देन कम्स एबनॉर्मल पर्सन्स। एबनॉर्मल पर्सन्स के केस में क्या होता है? एबनॉर्मल पर्सन्स के केस में लॉ ऑफ DMU अप्लाई नहीं होता है। एबनॉर्मल पर्सन कैन बी जिसे थोड़ी मेंटल प्रॉब्लम हो, या जो ड्रंकर पर्सन हो जिसने पी रखी हो, उस केस में जितनी पिला दो उतना सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलता है। तो क्या कहने का मतलब, इन केस ऑफ नॉर्मल एबनॉर्मल पर्सन्स लॉ ऑफ DMU विल नॉट अप्लाई। नेक्स्ट इज चेंज इन इनकम हैबिट्स एंड टेस्ट। अगर हमारी हैबिट्स और इनकम चेंज होगी तो भी लॉ ऑफ DMU अप्लाई नहीं करेगा। एक बार इसे पढ़ लेते हैं। The change in consumers' income, change in fashion, etc. make the law of DMU not applicable. यानी क्या? अगर आप कोई चीज को कंज्यूम कर रहे हैं या उसे पहन रहे हैं और उसका ही फैशन आ गया है, तो अगर फैशन जिस चीज का है आप उसे अगर बार बार भी पहनेंगे तो भी आपका सेटिस्फैक्शन उस चीज से कम नहीं होगा। समझ में आया? क्लियर है? इफ यू आर वियरिंग सर्टेन थिंग जिसका फैशन है एंड यू आर वियरिंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो भी DMU लॉ ऑफ DMU अप्लाई नहीं करेगा। समझ में आया? अंडरस्टूड? तो लॉ ऑफ DMU क्या कहता है कि जब हम चीज को ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होनी चाहिए, पर इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हमने पढ़े। यू कैन पुट टिक ऑन एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ DMU इन योर पैम्पलेट, क्योंकि हमने ये कॉपी में नहीं लिखे हैं। Next, open the copy. Next heading is consumers equilibrium. अच्छा, किसी ने पूछा है मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ DMU? अरे DMU है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बार बार डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलने के बजाय मैंने उसको शॉर्टकट बोल दिया DMU। हेडिंग क्या डालना? हाँ, हेडिंग में बता रही हूँ, पर एक मिनट, कोई पूछ रहा है DMU लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब कौन समझाएगा? प्लीज कोई मेरे लिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग बताइए। कम ऑन स्पीक, बोलिए। नहीं, किसी को नहीं बोलना। जब हम ज्यादा से ज्यादा किसी
कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होता जाता है। यही समझाया है? सबको समझ में आया है? यस और नो? यस मैम। Yes. यस और नो? चलिए, तो नेक्स्ट इज, हाँ बेटा बोलो। हेलो। हाँ हाँ ये बोलो। प्रोडक्ट बिल्डिंग वाला आपने कल वीडियो लेक्चर भेजा था, तो फिर मैंने तो डायरेक्ट कंटिन्यू कर दिया था। हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। नेक्स्ट इज ओके। कंज्यूम, हाँ हाँ, यू कैन स्टार्ट राइटिंग आफ्टर दैट। आप उसके बाद लिखना शुरू कर दीजिए। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। Consumers equilibrium. Yes, let's start. It is a situation, it is a condition. It is a condition when a consumer attains maximum satisfaction. It is a condition when a consumer attains maximum satisfaction. राइट, तो व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? वो सिचुएशन, वो कंडीशन जब हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं। हाँ, मैंने 4 आइसक्रीम खाई और मेरा मन भर गया, बस। यानी मेरे को 4 आइसक्रीम्स खाने के बाद लगा कि मुझे 5वीं आइसक्रीम नहीं खानी, मैं 4 आइसक्रीम्स खाकर खुश हूं, मैं फुल सेटिस्फाइड। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम उस सिचुएशन को कहते हैं जब एक कंज्यूमर पूरी तरह से मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन अटेन करता है। कोई डाउट? मैम रिपीट। वापस से, क्या होता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? वो सिचुएशन जब आपको ये लगता है कि आपने ज्यादा पैसे नहीं दिए हैं, आपने कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीद ली और आप पूरी तरह से सैटिस्फाइड हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हम मार्केट से आते हैं और हमें लगता है यार ये चीज तो हमें महंगी मिल गई, पर दैट इज नॉट अ सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब है कि जब एक कंज्यूमर को फुल सेटिस्फैक्शन है कि मैंने जितने पैसे खर्च किए हैं उसमें मैंने ज्यादा से ज्यादा चीजें ली और ये चीजें मुझे सेटिस्फैक्शन देती हैं। समझ में आया? यस मैम। समझ में आया? हाँ, कौन बोलेगा क्या होता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? जब एक कंज्यूमर को क्या मिलता है? जब एक कंज्यूमर को क्या मिलता है सबसे ज्यादा? सेटिस्फैक्शन। उसके मन में ऐसा नहीं होता है, उसके मन में ऐसा नहीं होता, हाँ उसके मन में ऐसा नहीं होता है अरे यार मैंने तो ज्यादा पैसे खर्च कर लिए। समझ में आया? Yes, क्लियर ma'am. है? चलिए नेक्स्ट राइट डाउन। It can be studied in following ways. It can be studied in following ways. First, when a commodity is free economic good.
when a commodity is free economic good. फ्री इकोनॉमिक गुड का मतलब है ऐसी कमोडिटी जिसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ रहे हो। वंस अगेन, ऐसी कमोडिटी, मान लीजिए आपके किसी रिलेटिव की समोसे की शॉप है, आप जाते हैं वहां समोसे खाने, वो आपसे पैसे नहीं लेते, तो समोसा इज एन इकोनॉमिक गुड। व्हाई? बिकॉज वो मार्केट में पैसे से मिलता है, पर आपके लिए वो फ्री इकोनॉमिक गुड है। समझ में आया? ऐसी कमोडिटी फॉर विच अ कंज्यूमर डज नॉट हैव टू पे, एक कस्टमर को जिसके लिए पैसे नहीं देने पड़ते। तो ऐसा तो नहीं होता, आप खुद सोचिए कि आप उनके यहाँ हर रोज जाके समोसे खाते हैं, ऐसा होता है? बताइए। नहीं, शर्म आती है, शर्म को हटा देते हैं, शर्म तो आएगी से यार रोज आ जाता है, वो वाली बात नहीं है। पर कहने का क्या मतलब, अगर मुझे कोई चीज फ्री में भी मिल रही है तो मेरा एक या कस्टमर का एक पॉइंट होगा जहां पे वो फुल्ली सेटिस्फाई हो जाएगा और उसके बाद वो उस कमोडिटी को कुछ टाइम के लिए कंज्यूम नहीं करेगा। अभी राइट, तो अभी हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ ऐसी कमोडिटी जो आपको फ्री में मिलती है। चलो, टेबल हम एज इट इज जो पैम्पलेट में दिया है कॉपी करते हैं। टेम्पलेट में पेज नंबर 9, उसी को जस्ट बाद यूनिट्स, MU, TU and प्राइस नहीं भी बनाएंगे, प्राइस नहीं बनाते क्योंकि प्राइस तो पे ही नहीं कर रहे। यूनिट्स में 1, जब पहला यूनिट खाया समोसे का तो कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 10 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन मिला, तो टोटल यूटिलिटी भी होगी 10। सेकेंड यूनिट खाया समोसे का तो सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम हुआ, तो टोटल यूटिलिटी हो जाएगी, टोटल यूटिलिटी का 18, हाँ प्लस करना है 80। थर्ड खाया, सेटिस्फैक्शन और कम हुआ, 6, 24, 18 प्लस 6, 24। 4 हमने खाया, 4 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, 24 प्लस 4, 28। फिफ्थ यूनिट खाया, 2 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन मिला, 28 प्लस 2, 30। सिक्स्थ यूनिट खाया, 0 सेटिस्फैक्शन मिला, 30। समझ में आया? क्लियर? चलिए, सेवेंथ यूनिट खाया, सेटिस्फैक्शन तो बिल्कुल ही -2, नेगेटिव। 30 minus 2, 28। Yes. So here yes ma'am, situation of consumers equilibrium is at 6th unit because a consumer attains maximum satisfaction when TU is maximum. Consumer attains maximum satisfaction when TU is maximum, that is at 6th unit.
यस, तो जब एक कमोडिटी फ्री में मिलती है तो हम उसे तब तक खाएंगे जब तक टोटल सैटिस्फैक्शन ज्यादा नहीं हो जाता, जब तक टोटल सैटिस्फैक्शन मैक्सिमम नहीं हो जाता। टोटल सैटिस्फैक्शन मैक्सिमम 5th यूनिट पर भी हो रहा है 30, राइट? तो भी हमें कुछ तो सैटिस्फैक्शन मिला, राइट? तो हम 6th यूनिट भी कंज्यूम करेंगे जहां पर भी हमारा टोटल यूटिलिटी 30 ही है, पर क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, कुछ भी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिल रही है, इसलिए हम 7th यूनिट कंज्यूम नहीं करेंगे। वंस अगेन 5th यूनिट पर भी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, पर यहाँ पर हमें कुछ थोड़ा बहुत तो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो हम 6th यूनिट भी कंज्यूम करेंगे एक पॉइंट पर जब एडिशनल सेटिस्फैक्शन 0 हो जाएगा, तब तक हम कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे। एडिशनल सेटिस्फैक्शन 0 होगा तो भी तो टोटल यूटिलिटी 30 ही रहेगी, मैक्सिमम ही रहेगी। इसलिए क्या कहा गया है, जब भी कोई कमोडिटी फ्री में मिलती है तब हम उसे तब तक कंज्यूम करते हैं जब तक उससे मिलने वाला टोटल सैटिस्फैक्शन, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम नहीं हो जाती। अब जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, यहाँ पे लिख दो टीयू मैक्सिमम जब होता है तब एमयू क्या होता है, हमने टीयू एमयू के ग्राफ में भी पढ़ा है और यहाँ पर भी हमें दिख रहा है। जब टीयू मैक्सिमम नहीं जानते हो, जब टीयू मैक्सिमम हो जाता है तो एमयू क्या होता है, तब एमयू क्या होता है, 0। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो। तो कंज्यूमर फ्री गुड की सेटिस्फैक्शन, फ्री गुड के केस में इक्विलिब्रियम तब मिलता है जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी और मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी। डन? डन। किसी को कोई डाउट? मैम 1 मिनट मतलब। हाँ हाँ हाँ, एक सेकेंड। यस, वापस से मुझे बताइए, क्या 5th यूनिट पर क्यों नहीं टोटल सेटिस्फैक्शन, 5th यूनिट को कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्यों नहीं कहा गया है? Ma'am, because at 5th unit, the consumer is still gaining some satisfaction of 2 units. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उसे कुछ मिल रहा है 2 यूटिल्स का, फिर भी उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो वो 6th यूनिट भी कंज्यूम करेगा जहां पर उसे समोसा पेट के अंदर ही नहीं जा रहा, बस हो गया लिमिट क्रॉस। तो ये होगा क्या, सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ फ्री इकोनॉमिक गुड। ग्राफ इसका नहीं पढ़ना है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। Second, in case of single commodity, not free economic good, not free economic good, जब एक कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं समोसा ही, पर वो फ्री में नहीं मिल रहा, सेम टेबल फिर से बनाते हैं, इस बार प्राइस भी लेंगे। यूनिट्स, MU, TU and price, TU and price। यूनिट्स 1, तब मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 10, टोटल यूटिलिटी भी हो जाएगी 10। प्राइस को एज्यूम किया गया है 4 रुपए का एक समोसा। सेकंड खाया, मार्जिनल यूटिलिटी थोड़ी कम हो गई,
तो टोटल सेटिस्फैक्शन 18 यूनिट्स का मिला। प्राइस सेकंड दूसरा समोसा खरीदेंगे तो भी 4 रुपए देने पड़ेंगे। तीसरा समोसा खाया, सेटिस्फैक्शन मिला 6 यूनिट्स का। तीनों को खाने पर टोटल सेटिस्फैक्शन मिला 18 + 6 दैट इज 24। 24। तीसरा समोसा खरीदने गए तो भी 4 रुपए दिए। फोर्थ यूनिट खरीदा, चौथा समोसा, तो मार्जिनल यूटिलिटी मिली 4 यूटिल्स। 4 यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है मार्जिनल यूटिलिटी, 28। क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। टोटल 4 खाने पर सेटिस्फैक्शन मिला 28 यूनिट्स का। और चौथा समोसा खरीदा तो भी 4 रुपए दिए। पांचवा समोसा खरीदा और सेटिस्फैक्शन कम हो गया 30। पांचवें समोसे के लिए भी 4 रुपए दिए। 6 यूनिट खरीदा, 0। अरे जिनके अभी आवाज है प्लीज म्यूट हो जाओ। 0 सेटिस्फैक्शन मिला, टोटल यूटिलिटी 30 ही रही, 4 रुपए फिर भी देंगे। अगर 7वां समोसा खाते हैं तो बस अब तो बाहर ही आ जाएगा, नेगेटिव सेटिस्फैक्शन है, 28 टोटल यूटिलिटी हो गई। अगर 7वां समोसा खरीदते तो भी 4 रुपए ही देते। मैम यस, ये 6 यूनिट के लिए हम क्यों प्राइस देंगे? 6 यूनिट खरीदेंगे, अगर खरीदेंगे तो भी तो 4 रुपए देंगे, फ्री में तो नहीं देगा कोई हमें। नहीं पर अच्छा हाँ, सेटिस्फैक्शन हमें 0 मिलेगा, पर अगर हमें वो समोसा कंज्यूम करना है तो हमें 4 रुपए तो देने पड़ेंगे। चलिए, तो इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी consumer attains maximum satisfaction. Consumer attains equilibrium at the point where marginal utility is equal to price. At the point where marginal utility is equal to price. देखिए कहाँ मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर हो रही है, ध्यान से समझते हैं कंसेप्ट को। पहला समोसा लिया, 10 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन मिला, रुपए कितने दिए हमने? 4 रुपए दिए। हमें ये लग रहा है कि हम पैसे कम दे रहे हैं और हमें फायदा, सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है, राइट? यस और नो? सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला इस एक समोसे से, पहले समोसे से, और रुपए कितने दिए? 4। तो कस्टमर को क्या फील होगा कि यस मेरे पैसे की वर्थ है, मेरे पैसे की वैल्यू है, क्योंकि मैं 4 रुपए में मुझे सेटिस्फैक्शन, समोसा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं 4 रुपए देने को तैयार हूं उस समोसे के लिए। देन दूसरा समोसा खाने गए अगले दिन, ये समोसा तो फिर भी अच्छा लगता है, सेटिस्फैक्शन मिला है 8 यूटिल्स का, रुपए कितने दिए? 4। तो 4 रुपए में सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है, रुपए तो 4 ही दिए पर सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है। यानी ये साइकोलॉजी है कि पैसे तो दे रहा हूं, पर पैसे दे रहा हूं और उस पैसे के बदले में मुझे वैल्यू मिल रही है, वैल्यू मिल रही है, यानी मुझे फायदा मिल रहा है, मेरा पेट भर रहा है, बिकॉज मुझे समोसा पसंद है। मैं फिर भी तीसरा समोसा अगले तीसरे दिन खाने जाऊंगा, जैसे ही क्लास से छूटा, अभी तो आजकल वो दिन नहीं रहे, पर फिर भी तीसरा समोसा मैंने खाया तो क्या हुआ? फिर मुझे सेटिस्फैक्शन तो मिला, हाँ यार अच्छा लगता है मुझे अभी भी समोसा, और मुझे रुपए कितने देने पड़ रहे हैं? 4। यानी 4 रुपए में यस अभी भी मुझे मेरे पसंद की चीज मिल रही है। फिर भाई चौथे दिन भी फ्रेंड्स ने बोला यार अभी समोसा ही खा लेते हैं, आज लेट हो रहा है,
तुमने बोला चलो ठीक है, हाँ आज भी समोसा ही खा लेते, सेटिस्फैक्शन ऑब्वियसली थोड़ा कम हो गया, यानी 4 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। पैसे भी तुम्हें, रुपए भी तुमने 4 रुपए ही दिए। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। जब मार्जिनल यूटिलिटी यानी सैटिस्फैक्शन और प्राइस बराबर हो जाते हैं। अब भाई 5वें दिन भी अगर गर्लफ्रेंड ने बोला कि मुझे समोसा ही खाना है, तुम्हें लगेगा भाई मैं इतने दिन से तो समोसा ही खा रहा हूं, ठीक है, तुम फिर भी अगर सोचते हो समोसा खाने की तो तुम नहीं, एक कंज्यूमर परचेज नहीं करेगा। गर्लफ्रेंड की बात अलग है, अब जिद करेगी तो कुछ कर नहीं सकते, बट स्टिल तुम इंडिविजुअली नहीं खरीदोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगेगा भैया मैं पैसे ज्यादा दे रहा हूं, योर प्राइस इज मोर एंड सेटिस्फैक्शन इज, बोलो जल्दी से, लेस। वेरी गुड। तो हम किसी भी कमोडिटी को उस लेवल तक कंज्यूम करते हैं, उस लेवल पर इक्विलिब्रियम पहुंचता है जब यूटिलिटी, जो सैटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है वो प्राइस से के बराबर है। जैसे ही आपका सैटिस्फैक्शन कम हो जाता है, satisfaction is less than price, you will not consume that commodity. जब सैटिस्फैक्शन ज्यादा था प्राइस से, जैसे कि फर्स्ट में सैटिस्फैक्शन 10 था, प्राइस 4 है, सेकंड में सैटिस्फैक्शन ज्यादा 8 है, प्राइस 4 है, तो यू विल गो ऑन कंज्यूमिंग दैट कमोडिटी, गो ऑन कंज्यूमिंग। तो जब सैटिस्फैक्शन लिख सकते हो, जब सैटिस्फैक्शन यानी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा होती है प्राइस से, जब सैटिस्फैक्शन या मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा होती है प्राइस से, यू विल गो ऑन कंज्यूमिंग द कमोडिटी। जब सैटिस्फैक्शन लेस होता है प्राइस से, यानी सैटिस्फैक्शन मिल ही नहीं रहा, भाई फालतू में प्राइस क्यों देंगे, तो यू विल नॉट कंज्यूम द कमोडिटी। और इक्विलिब्रियम की सिचुएशन जब सैटिस्फैक्शन और प्राइस बराबर होते हैं। सो हियर at 4th unit mu is equal to price, so this is the point of equilibrium. क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट? नो मैम। यस, अब आते हैं डायग्राम पे। आई स्टिल से डायग्राम इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट स्टिल दिया है तो हम सिंपल डायग्राम समझेंगे। This is units, यहाँ पे y एक्सिस पे जो हम बताते हैं ग्राफ में वो लिखते हैं, प्राइस बताएंगे और मार्जिनल यूटिलिटी बताएंगे। प्राइस देखें हर बार कितना है, प्राइस हम हर बार ही कितना दे रहे हैं, 4 रुपीज। प्राइस इज कांस्टेंट, आप 1 यूनिट खरीदो तो भी 4 रुपए दोगे, अब 2 यूनिट खरीदो तो भी 4 रुपए दोगे, तो प्राइस इज कांस्टेंट 4 रुपीज। मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, 10, 8, 6, 4 डिक्रीज होती है, हाँ डिक्रीज। यस, दिस इज प्राइस एंड दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी हमें पता है एक टाइम पे 0 होके नेगेटिव हो जाती है, तो वो पॉइंट। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ पूछो। मैम ये एग्जाम में डायग्राम इम्पोर्टेंट होते हैं यानी पूछे जाते हैं या नहीं?
नहीं देखो, सुनो मेरी बात, अभी तो हम एमसीक्यू की तैयारी करेंगे तो नॉट इम्पोर्टेंट, पर हमें नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें जो मेन एग्जाम भी देनी पड़े वो एमसीक्यू ही देनी पड़े, हो सकता है ना कि चारों यूनिट का, क्योंकि अगर जब तक कॉलेज नहीं खुलेंगे तो सब्जेक्टिव यानी जो लॉन्ग आंसर्स की जो एग्जाम होती है जिसमें एक क्वेश्चन का मतलब 8 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो तो नहीं हो ही नहीं पाएंगे, बिकॉज मुझे नहीं लगता तब तक भी खुलेगा, राइट? तो मुझे अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलूं कि एमसीक्यू ही देना है, फिर तो डायग्राम्स का इम्पोर्टेंस नहीं। ठीक है, वैसे क्या होता है आपको भी पता हो, अगर नहीं पता हो मुझे ऐसा लगता है पता ही होगा, इंटरनल होती है, इंटरनल में 1 और 2 यूनिट्स आते हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। फिर 1-1.5 महीने बाद फाइनल एग्जाम जब होती है सेमेस्टर, तब उसमें 1, 2, 3, 4 चारों यूनिट्स होते हैं और पेपर सब्जेक्टिव होता है, यानी 2 मार्क्स क्वेश्चन, देन 4 मार्क्स एंड 8 मार्क्स, ऐसे जैसे अपन एग्जाम देते थे। तो अब तो मुझे नहीं लगता कि वो होगा, और अगर वो नहीं होगा तो फाइनल एग्जाम होगी, और फाइनल एग्जाम में चारों यूनिट्स के क्या आएंगे? MCQs. MCQs. इसीलिए एमसीक्यू के लिए इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। तो प्राइस कांस्टेंट है, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है, वो पॉइंट जहां पर mu इज इक्वल टू, ये वो पॉइंट है जहां पे mu इज इक्वल टू प्राइस, क्योंकि दोनों टच हो रहे हैं एक दूसरे को। इस पर कितने यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं? 4 यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं। चलिए, बना लिया। Third case, in case of 2 commodities, in case of 2 commodities, यानी अब आप कितनी कमोडिटीज कंज्यूम करेंगे? समोसा भी खाएंगे साथ में, और क्या अच्छा लगता है? ड्रिंक हाँ, वो भी खाएंगे, पिएंगे, हाँ समोसे के साथ कोल्ड ड्रिंक भी पिएंगे, तो 2 कमोडिटी। पर अच्छी बात है ये सिलेबस में नहीं है, इसके लिए सिर्फ एक लाइन ही है, तो वो हम समझ लेते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम under 2 commodities is based on law of equimarginal utility. Consumers equilibrium under 2 commodities is based on law of equimarginal utility. अब इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, पर मैं फिर भी बता देती हूँ। लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी मैडम क्यों बता रहे हो? हाँ, मैं भी ज्यादा नहीं बताऊंगी कि 2 कमोडिटी अगर x और y है तो यहाँ पर ऐसा किया जाता है, MUX अपॉन प्राइस ऑफ x is equal to MUY upon price of y. तो अगर जब 2 कमोडिटीज कंज्यूम कर रहे हैं, समोसा एंड कोल्ड ड्रिंक, उस केस में एक कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या इक्विलिब्रियम तब अटेन करेगा जब रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ समोसा टू प्राइस ऑफ समोसा बराबर हो जाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक अपॉन प्राइस ऑफ कोल्ड ड्रिंक के। अब कैसे होते हैं ग्राफ, डायग्राम, टेबल, इसको प्रूव करने के लिए हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम बस इतना ही लिखेंगे। तो क्या कहने का मतलब, जब 2 कमोडिटीज का केस होता है तब इक्विलिब्रियम में तब पहुंचते हैं जब एक कमोडिटी के किसके रेशो,
यूटिलिटी और यानी सेटिस्फैक्शन और प्राइस का रेशो दूसरी कमोडिटी के सेटिस्फैक्शन और प्राइस के रेशो के बराबर हो जाता है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। यस मैम। चलिए, तो अब इधर सुनिए, कार्डिनल यूटिलिटी यहाँ पर पूरी तरह से खत्म होता है। अब देखिए कार्डिनल यूटिलिटी में क्या क्या पड़ा है, मैं 1 मिनट रिवाइज कराती हूँ। आप अपने कॉपीज में भी देख सकते हैं। हाँ, आ गया। यूटिलिटी, बॉन्ड सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, कार्डिनल यूटिलिटी दी थी अल्फ्रेड मार्शल ने। कार्डिनल यूटिलिटी में हम यूटिलिटी यानी सेटिस्फैक्शन को नंबर्स देते हैं। इज इट क्लियर? हम एमयू को नंबर दे रहे हैं 10, 8, 6, 5 जो भी। तो दिस इज व्हाट, जब आप अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर्स देते हो, दैट इज विच अप्रोच, जल्दी से बता दो, दैट इज विच अप्रोच? कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी में हमने टीयू, एमयू, तो इनको हम नंबर देते हैं ना, इतना एमयू है, टीयू इतना है। So whenever you're giving numbers to your satisfaction, this is which approach? This is which approach? Cardinal utility approach. कार्डिनल यूटिलिटी में हमने टोटल यूटिलिटी पढ़ा, मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा, एजम्पशंस पढ़े, एजम्पशंस के बाद हमने डायग्राम पढ़ा टीयू एमयू का। डायग्राम के बाद हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी डीएमयू, लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ा। उसका एक्सेप्शंस हमने पैम्पलेट से पढ़े। फिर हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ा। दिस इज ऑल अबाउट कार्डिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, आज के लिए कोशिश करते हैं लास्ट। ऑर्डिनल यूटिलिटी। हाँ, एक बार कार्डिनल यूटिलिटी समझो ना शॉर्ट में। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब है कि जब आपको किसी चीज से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को आप रुपयों में नापते हो या फिर आप उनके लिए नंबर्स देते हो। वापस से, मैंने एक समोसा खाया, वो समोसा की प्राइस 10 रुपए है, मुझे सेटिस्फैक्शन मिला 10 रुपए जितना। तो जब मैंने अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर दे दिया है 10, राइट, तो उसे मैं कहूंगी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ओके मैम। क्या? हाँ खुशबू, क्या हुआ, क्या मतलब हुआ? जब कम प्राइस में भी हमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाए तो। मैंने ऐसा बोला ही नहीं। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब होता है व्हेन यू मेजर योर सेटिस्फैक्शन इन या तो रुपीस में और यूनिट, हाँ, या यूनिट, यस, कोई नंबर दे दिया, तो उसे हम कहेंगे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ओके मैम। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हेडिंग दे दो। ओ आर है कि नहीं, लेट मी जस्ट चेक। से तो दिस इज नॉट देयर, मुझे लगता है ये शायद है ही नहीं। हाँ है, ऑर्डिनल यूटिलिटी पेज नंबर 6 पे है, बस 2 लाइन्स ही दी हैं। ऑर्डिनल पेज नंबर 6 आप देख सकते हो। वैसे ऑर्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी में सेटिस्फैक्शन समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में, इज नॉट मेजर्ड इन numbers. Satisfaction is not measured in numbers, rather commodities are placed according to
प्रेफरेंस। अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस। सैटिस्फैक्शन को यहाँ पर नंबर्स में मेजर नहीं करते, बल्कि कमोडिटीज को प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। कैसे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं? जैसे एग्जाम्पल दे रही हूं, लिखना नहीं है। यू कंज्यूम्ड एप्पल एंड ऑरेंज। यू लाइक, क्या अच्छा लगता है एप्पल एंड ऑरेंज में से? You consumed apple and orange. Apple. You like apple. So apple is given first preference and then orange. सिंपल सी बात। ऑर्डिनल यूटिलिटी में आपको मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को आप ना तो रुपयों में मेजर करते हो, ना तो उनके लिए कोई नंबर देते हो, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। बस यहाँ पर आपको अगर सेटिस्फैक्शन जिससे ज्यादा मिल रहा है उसको आप पहला प्रेफरेंस दोगे, और जिससे कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको सेकंड प्रेफरेंस दोगे। यस, एनी डाउट? नो मैम। No, ma'am. ओके, तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। डोंट मिस द नेक्स्ट 2 सेशंस, क्योंकि उसमें हम कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, आप अगर अपने पैम्पलेट में देखेंगे तो टॉपिक्स हैं, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस कवर करेंगे नेक्स्ट वीक। ठीक है, डोंट वरी, हो जाएगा कंप्लीट, बहुत सारा सिलेबस है। चलिए, लेट्स एंड। पढ़ना है और नहीं? ठीक है, बाय मैम। लेट्स एंड। बाय बाय मैम। टेक केयर। मैम टेक केयर।